देव हजारों है बजरंग बली का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ भारत पर। इलेक्शन यात्रा में हम आप पहुंचे हैं भोपाल में। झीलों का शहर है, अपनी झीलों के लिए जाना जाता है और मेरे पीछे आप तस्वीरें देखिए। भोपाल की ये विश्व प्रसिद्ध नई मार्केट है, देश दुनिया से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। लेकिन मेरे सामने देखिए, इलेक्शन यात्रा का मंच सज गया है और इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल की जनता के बीच में। सबसे पहले एक बार जोरदार तालियां आप लोग अपने लिए बजाइए। किसकी लहर है भोपाल में? मोदी जी की लहर। किसकी लहर? मोदी जी की। क्या बीजेपी 29 सीट जीतेगी या कांग्रेस कितनी जीतेगी? 400 पार, 29 पूरी मध्य प्रदेश। 400 पार का नारा लग रहा है, क्या होगा? इस बार हम युवाओं की बहार है और झूठ बोलने वाली जो सरकार है। कौन झूठ बोल रहा है? पूरे देश को पता है कि जुमलेबाजी कर करके पूरे देश के युवाओं का। कौन झूठ बोल रहा है? जुमले नहीं चलेंगे, जनता को समझ आज को है मोदी जी जाने वाले हैं। अच्छा, कौन जाने वाला है, कौन आने वाला है भाई? मोदी जाने वाले हैं, मोदी जी बहुत। चलिए, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, मैं मंच पर मौजूद नेताओं से आपका परिचय करवाता हूं। मेरे साथ आप देखिए मंच पर डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। योगेश यादव जी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, स्टार प्रचारक भी हैं इस चुनाव में। यश भारती है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। दिनेश गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाना जरूरी है, क्योंकि देश में अलग अलग मुद्दों पर बहस चल रही है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ये चाहती है कि शरिया से देश चले, संविधान से देश न चले। ईवीएम को लेकर भी आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुना दिया। बीजेपी यूसीसी लेकर आ रही है, इसको लेकर एक अलग तरीके से माहौल बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पर एक करारा झटका विपक्ष को दिया है, जो लोग इस पर सवाल उठा रहे थे। एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद सवालों के सिलसिले की शुरुआत करेंगे। दूसरे चरण में देश में 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान आखिरी दौर में है। इस बीच बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस पर करारा हमला बोला। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस देश में शरिया कानून लागू करना चाहती है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो का हवाला देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में पर्सनल लॉ को आगे बढ़ाने की बात है और सवाल पूछा कि क्या देश शरिया कानून से चलेगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ को हम आगे बढ़ाएंगे, ये बात की है। मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं, पर्सनल लॉ को आप आगे बढ़ाएंगे तो क्या ये देश अब शरिया के आधार पर चलेगा? किस प्रकार का पंथ निरपेक्ष संविधान आप इस देश में चाहते हैं? हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष है। देश के कानून धर्म के आधार पर नहीं बन सकते। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में स्पष्टता के साथ कहा है, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाएंगे। सभी पंथ मजहब के लोगों के लिए एक ही कानून होगा। हमने ट्रिपल तलाक समाप्त किया है, यूसीसी की शुरुआत की है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। राहुल गांधी जी पर्सनल लॉ की बात करते हैं, वो देश को खंड खंड तोड़ने की बात है और शरिया के आधार पर क्या देश चलेगा? बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी का हक छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन का हिडन एजेंडा, छुपा हुआ एजेंडा है कि एससी, एसटी और ओबीसी का हक छीनकर मुस्लिमों को देना। कांग्रेस मैनिफेस्टो में साफ साफ लिखा है कि पोशाक, भोजन, भाषा और व्यक्तिगत कानूनों की आजादी होगी। पर्सनल लॉ में सुधार करने का वादा किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में अधिक भाषाओं को शामिल करेंगे। धार्मिक अल्पसंख्यकों को दिए गए अधिकारों का सम्मान करेंगे। धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकार बरकरार रखेंगे। अल्पसंख्यकों को संस्थागत ऋण प्रदान करेंगे। अल्पसंख्यक छात्रों और युवाओं को रोजगार और मौलाना आजाद स्कॉलरशिप योजना बहाल की जाएगी। छात्रवृत्ति की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। आप प्रधानमंत्री के भाषण देखते हो, घबराए हुए हैं, शायद कुछ ही दिनों में स्टेज पे आंसू निकल आए। इस बीच ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को आज सुप्रीम कोर्ट ने करारा झटका दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम से वीवीपैट स्लिप की 100% क्रॉस चेकिंग की मांग करने वाली याचिका को रद्द कर दिया। कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि उम्मीदवार चाहे तो चुनाव परिणाम घोषित होने के 7 दिन के भीतर रिजल्ट की दोबारा जांच की मांग कर सकते हैं, लेकिन जांच का खर्च उम्मीदवार को देना होगा। अब ऐसे में सवाल है कि क्या सचमुच कांग्रेस शरिया कानून लाना चाहती है और बीजेपी का वादा है कि वो पूरे देश में यूसीसी लाएंगे, तो देश की जनता क्या चाहती है, शरिया या यूसीसी? सवाल ये भी है, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को जवाब मिल गया? जनता का मन टटोलने हमारी इलेक्शन यात्रा पहुंच गई है मध्य प्रदेश के भोपाल में। तो झीलों के शहर भोपाल की बात करें तो यहाँ पिछले 35 साल से बीजेपी का राज है। तो भोपाल की जनता से जानते हैं उनके मन की बात, सीधे चलते हैं इलेक्शन यात्रा में। इश्क के आंसू तो जाने मन मैं तेरे नाम ये भोपाल लिखता हूँ, तो जाने मन मैं तेरे नाम ये भोपाल लिखता हूँ। चलिए, ये रिपोर्ट आपने देखी है। मैं इससे पहले कि मंच पर मौजूद नेताओं से सवाल करूं, उससे पहले यहाँ पर जो मौजूद जनता है मैं उससे पूछता हूं और आप लोग हाथ उठाकर हाँ या ना में जवाब देंगे। देश यूसीसी से चाहिए कि नहीं? आप लोगों को यूसीसी चाहिए। यूसीसी चाहिए? बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल यूसीसी चाहिए? बिल्कुल चाहिए। शरिया से या संविधान से देश कैसे चलेगा? संविधान से चलेगा। संविधान से। सरिया का बाइकाट करेंगे, रोड पे आंदोलन करेंगे अगर सरिया लागू किया तो। ठीक है, शरिया से या संविधान से? बिल्कुल संविधान से। शरिया लाया कौन? अमित शाह जी लाए। संविधान को कहाँ शरिया आ गया है? क्यों? अमित शाह जी ने। शरिया आया कहाँ से? ये शब्द आया नहीं, शरिया आया कहाँ है? अभी तो किसी पार्टी ने नहीं लागू किया भाई। इसकी बात ही नहीं थी। ये मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा है बेरोजगारी। नहीं तो आप कैसे करें? अभी तो कांग्रेस भी नहीं लाई भाई। कांग्रेस कह भी नहीं रही है कि शरिया लाएंगे। शरिया की बात ही नहीं है। तो बीजेपी का आरोप है, कांग्रेस कह भी नहीं रही है। आरोप सिर्फ लोगों को भटकाने के। पता ही नहीं है इन्हें। अगर पता होता, क्या पता है तुम्हें? सरिया मोदी जी लाए, सरिया मोदी जी लाए। क्या बोल रहे हैं आप? आप कैसे बोल रहे हैं? आपने अमित शाह का नाम कैसे ले लिया? आपने अमित शाह का नाम कैसे ले लिया? सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान को कुचलने वाले। इनसे पहले आप देखिए, एक सेकंड भाई, एक सेकंड रुको। पहली बात आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। आप संविधान को खत्म करने की बात, 400 सीट लाने की बात इनके प्रत्याशियों ने। 400 सीट लाने का नारा या कोई भी पार्टी कोई नारा देती है तो इससे संविधान खत्म हो जाता है क्या? इनके प्रत्याशियों ने नहीं कहा कि 400 सीट लाएंगे। अरे तो करी पार्टियां भी कहे भाई कि हम 400 सीट लाएंगे, इसमें कोई रोक है क्या? शरिया कोई मुद्दा है? ये देश संविधान से चलता है। हाँ तो ये कहिए ना, कहिए कोई भी पार्टी शरिया की बात ना कहे। कौन लाया शरिया नाम? अभी कोई नहीं लाया है। चलिए, अभी कोई नहीं लाया है। मैं मंच पर मौजूद नेताओं का रुख करता हूं और पहला सवाल तो कांग्रेस पार्टी से ही है। और योगेश यादव जी, पहला सवाल ये है कि आप लोगों ने, बीजेपी आरोप लगाती है कि माइनॉरिटीज की डेफिनेशन सिर्फ मुस्लिम समाज के इर्द गिर्द समेट कर आप लोगों ने रख दी है, इसीलिए इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। देखिए, 1967 से जब बेलजोड़ी का चुनाव हुआ था और सामने जनसंघ का दिया था, जब से मुझे प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान है, लेकिन मैंने अपने जीवन में प्रजातांत्रिक मूल्यों को इतने निष्कृष्ट भाव से, इतना पराजित और प्रताड़ित होते हुए नहीं देखा कि ये प्रजातंत्र में, इस प्रजातंत्र की एक बहुत बड़ी दुहाई है कि देश के प्रधानमंत्री कोई छुटभैया नेता नहीं, कोई चौक चौराहे का नेता नहीं, प्रधानमंत्री सांप्रदायिक बात करता है और मुसलमान शब्द का प्रयोग करता है। ये घिन आती है इस बात को कि प्रजातंत्र के तार को इन्होंने त्राही कर दिया। और योगेश यादव जी, और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था, जो बार बार बीजेपी कोट कर रही है? बात पूरी नहीं हुई, आपने मुसलमान शब्द का प्रयोग किया। मैंने नहीं किया, मैं अपनी ओर से नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन किया था मैं, बात वो भाई ने बोला सरिया शब्द, मैं बोलता हूं अमित शाह ने सरिया शब्द को पैदा किया। इस देश के अंदर काल्पनिक आरोपों को पैदा किया जा रहा है। भूखमरी, बेरोजगारी, महंगाई, इन पर बात क्यों नहीं करते? अच्छा राकेश जी, जब आप यहाँ शुरू हुए थे तो आपने महंगाई पर बात क्यों नहीं की? अब मुझे योगेश जी बताइए, योगेश जी अभी डिबेट शुरू हुई है, अभी कार्यक्रम खत्म नहीं हो गया है।
योगेश यादव जी, अभी कार्यक्रम खत्म नहीं हो गया है। पार्टी के अब मेरा एक सवाल है, मैं ट्रैक पर अच्छा, डिबेट नहीं करेंगे। ठीक है, हम अपने मुद्दों पर डिबेट करेंगे। ठीक है, हम आपके ट्रैक पर डिबेट नहीं करेंगे। नहीं अब सुनिए, मैं दुर्गेश जी का रुख करूं। पवित्रता होना चाहिए। ठीक है, मेरे अंदर सर सुनिए ना, होने चाहिए। सर सुनिए ना, मेरे अंदर पवित्रता बहुत है, मेरे पवित्रता का टेस्ट कोई ना ले। अब मुझे योगेश भाई उस पर भी आऊंगा, निजीकरण की योगेश जी उस पर भी आऊंगा। अरे सुनिए ना योगेश जी सवाल सुनिए, मैं उस पर भी आऊंगा। आपने ये कहा रुकिए भाई, आऊंगा, रुकिए, सवाल बचा कर रखिए, आपके पास आऊंगा, सवाल बचा कर रखिए। आपने कहा काल्पनिक आरोप, तो अगर कांग्रेस पार्टी ये कहती है या कांग्रेस पार्टी के नेता ये कहते हैं कि इस बार बीजेपी जीत गई तो देश में चुनावी खत्म हो जाएगा, आगे चुनावी नहीं होगा, तो क्या ये काल्पनिक आरोप नहीं है? ये काल्पनिक आरोप नहीं है, आरोप है। ये कैसे असली आरोप हो गया? ये काल्पनिक आरोप नहीं है। विपक्ष को समाप्त किया, ईडी ने देश की जुडिशरी समाप्त की। आप देश के अंदर ना न्यायविद है, ना हमारी सरकारी एजेंसी है, जो भी बात करता है उसका गला घोटने की कोशिश की। यही प्रजातंत्र है क्या? आपका चौथा मीडिया, दिनेश गुप्ता जी यहाँ पर है, चौथा जो हमारा मीडिया है उसका गला घोटा जा रहा है। किस आपके टीवी पर मैं नहीं दे रहा हूं आरोप, लेकिन देश का मीडिया किस तरीके से पिछलग्गू हो गया है, किस तरीके से मुद्दे की स्वर में बोलने लगा है। कहाँ है प्रजातंत्र? कहाँ है प्रजातंत्र? आप बताइए। ठीक है, मैं जनता से, अच्छा मैं पूछता हूँ, रुकिए, आप लोग हाथ उठाकर बोलिए, प्रजातंत्र देश में है कि नहीं है? लोकतंत्र है कि नहीं है? क्या चुनाव समाप्त हो जाएगा इस देश में? क्या? ठीक है, चलिए डॉक्टर दुर्गेश जी सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी का आरोप है, योगेश जी का आरोप है कि अगर आप लोग आ गए तो इस देश में चुनाव समाप्त हो जाएंगे। काल्पनिक आरोप लगा रहे हैं, शरिया शब्द को आप लोग लेकर जा रहे हैं, ये लोग नहीं हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं। देखिए राकेश जी, हमारे जो कांग्रेस के साथी हैं वो राहुल गांधी की पार्टी के नेता हैं, मुंह की जमा खर्ची पूरी करेंगे, पर यथार्थ से दूर होकर ही सब बातें करेंगे। अब आ जाइए, इनको मुसलमान शब्द पे क्यों बुरा लगा? जब मोदी जी बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, अगर हमने उज्ज्वला कनेक्शन में सलमा को कनेक्शन दिया तो सीता को भी दिया, हमने मकान राम को दिया तो रहीम को भी दिया, हमने भेदभाव कहाँ किया? मुसलमान के शब्द पे इनको कैसे मिर्ची लग गई मेरे भाई को, वो दिल मिला गए, बिल मिला गए। और मुझे तो ये लगता है कि ये सिर्फ एक विशेष वर्ग की राजनीति करने वाली पार्टी है कांग्रेस। वो जो जेएनयू में सबसे पहले राहुल गांधी गए थे, जो बोलते थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह हर घर से अफजल निकलेगा। और हमने कहा जिस घर से अफजल निकलेगा उस घर में घुसकर मारेंगे। ये हमारी वो है। अगर कोई आतंकवाद को बढ़ावा देगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, अगर कोई आतंकवाद का पक्ष लेगा उसको नहीं छोड़ा जाएगा। कोई कितना भी बड़ा। योगेश जी कुछ रिप्लाई करना चाहते हैं, एक छोटा रिप्लाई कीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों का रुख करता हूँ। देखिए, एक मिनट राम हमारे हृदय में आत्मसात है। अरे राम मंदिर क्यों नहीं बनने दिया? अगर राम हृदय में थे तो राम मंदिर का न्योता क्यों ठुकराया? अगर राम आपके पास थे, अगर राम आपकी बात राम की बात करते हो तो क्यों नहीं राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में गए? अरे मुंह में राम, बगल में छुरी, मुंह में राम, बगल में छुरी, ये उनका नारा है, ये कांग्रेस पार्टी है। राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए कि क्यों सहभागी कांग्रेस ने राम मंदिर का न्योता ठुकराने का काम किया। देश की जनता जानना चाहती है क्यों राम मंदिर में नहीं गए, क्यों 70 साल से। ठीक है, मैं बाकी मेहमानों का, दुर्गेश जी और योगेश जी, मैं बाकी मेहमानों का रुख करता हूँ। सर रुकिए, बात राकेश जी, पूरी बात होना चाहिए। ठीक है, पूरी बात, अपनी बात पूरी करिए, फिर यशी का रुख करता हूँ। पहली बात मैं पूछना चाहता हूँ, क्या देश के प्रधानमंत्री को पहले इस्तीफा देना चाहिए? क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की भाषा को बोल रहे हैं। आप तो मीडिया पर भी आरोप लगाने से बाज नहीं आ रहे हो। यहाँ पे आप मीडिया पर भी आरोप लगाने का काम कर रहे हो। जनता की आवाज सुनो, अभी और भी चाह रही है। मोदी ये जनता की बात आ रही है, जनता वहाँ से निकल के बोलना चाह रही है। डिबेट का कार्यक्रम है, रुक जाइए। अरे रुकिए, नारेबाजी नहीं। यश भारतीय, एक और मुद्दा है, मैं इसको लेकर लोगों के बीच जाता हूं। ईवीएम पर सवाल उठाया गया, 100% वीवीपैट की मिलान हो जाए, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक कह दिया। इतना अविश्वास करेंगे तो सिस्टम नहीं चलता है। रुकिए प्लीज, नारेबाजी अभी नहीं। यश भारतीय अपनी बात रखे।
यश भारती अपनी बात रखें, आपकी आवाज जारी होने, आप बोलिए, आपकी आवाज जारी है। देखिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत चाहे भाजपा के साथी हो, मोदी जी कहें, 400 पार के नारे लगाएं, ये किसी पार्टी के समर्थक हैं, पदाधिकारी हैं, इनका दायित्व ये करें। अरे ठीक है, सुनिए मेरे दोस्त, सुनिए। जब आप विचलित होते हो ना तो आरोप लगाने का काम करते हो। अब जनता पर ही आरोप लगाने लग गए। कौन से पदाधिकारी दिख रहे हैं आपको? ठीक है सर, बोलने दीजिए। यश भारती, जो आपसे सवाल पूछा गया सर, उसका जवाब दीजिए। आप लोग अभी शांत रहेंगे, मैं आऊंगा। पहले मंच पर मौजूद नेताओं की बात नहीं, मैं आऊंगा। अभी रुक जाइए, यश भारती अपनी बात। राकेश जी, जो सवाल पूछा आपसे, इनका हक है, रुक जाइए। लेकिन सवाल आपकी सवाल जब बोलने दीजिए, आपकी आवाज जा रही होने, आप बोलिए। सवाल इनसे ही पूछिए आप जाके, जब इनसे पूछेंगे कि मोदी जी का 2019 में वादा था महंगाई खत्म करेंगे, 100 रुपए का पेट्रोल तो इनको भी मिल रहा होगा। अगर हमें मिल रहा है, हमें 100 रुपए में महंगाई दिखती है, 1100 रुपए का सिलेंडर तो हमने भी लिया, हमें महंगाई दिखती है, इनको सस्ता दिखता है 1100 का सिलेंडर। जब बच्चों की फीस भरने जाते हैं निजी स्कूल में, तो इनको भी महंगा स्कूल दिखता होगा। जब स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, बच्चों के इलाज के लिए जाते होंगे, बूढ़े माँ बाप के लिए जाते होंगे, तो महंगा इलाज इनको भी दिखता होगा। हमारी लड़ाई उसी महंगाई के खिलाफ है, उसी बात के खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी ईवीएम लेकर के आई, यही भारतीय जनता पार्टी थी जो ईवीएम के खिलाफ बोलती थी। सुब्रमण्यम स्वामी जी भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के खिलाफ गए तो वो भारतीय जनता पार्टी गई। रोड पे अगर कोई काम किया तो आप बीजेपी की बात छोड़िए ना सर, आप अपनी पार्टी की बात करिए। आप उनके प्रवक्ता थोड़े नहीं है। राकेश जी सुनिए, आप उनके प्रवक्ता थोड़े नहीं है। आज जो कोर्ट ने कहा उस पर जवाब दीजिए ना सर, क्या कहेंगे इसके बाद? सुनिए, आप ही की बात, आपने ईवीएम की बात की, मैं ईवीएम के खिलाफ अगर देश में सबसे ज्यादा अविश्वास पैदा किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज अगर ईवीएम की बात देश कर रहा है, विपक्ष भी कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों अब दूर हो गई इस बात से? अरे मैंने कोर्ट पर सवाल पूछा था। वीवीपीएट लेकर के आई भारतीय जनता पार्टी, अब वीवीपीएट का समर्थन करने में क्यों? जनता की कमाई से तो अरे तो विरोध कौन कर रहा है? विरोध कौन कर रहा है? यश भारती जी, एक आपका विश्लेषण एमपी की 29 सीटों को लेकर, आप बदलाव देख रहे हैं, कांग्रेस का दावा देख रहे हैं, क्या इक्वेशन आपको दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच इस टक्कर का? देखिए, मुख्यमंत्री मोहन यादव, मुख्यमंत्री नहीं, ये सवाल दिनेश जी से था, मैंने नाम गलत लिया। दिनेश जी से सवाल पार कर रहे हैं, एक मध्य प्रदेश में हम 29 पार कर रहे हैं, तो 29 सीटों से, अरे 29 सीट है, 29 पार क्या करेंगे? 29 सीट है, 29 पार क्या करेंगे? दिनेश जी आपका विश्लेषण, फिर मैं दिनेश जी के बाद आप लोगों के बीच आ रहा हूँ, रुक जाइए, दिनेश जी की बात को जाने दीजिए। देखिए क्या है, मध्य प्रदेश में जो है, आप जो राज्य है ये, इसमें ज्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती है। मोदी जी रहे ना रहे, मोदी जी के पहले भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीतती रही, उसके बाद उसकी सीटें बढ़ी। अब देखिए कि पिछली बार 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी, अब इस बार वो बात कर रही है कि 29 सीटें वो जीते। यहाँ क्या है, कांग्रेस उतनी उस स्थिति में नहीं है लोकसभा में कि वो अपनी सीटें बढ़ा सके। 2009 का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जब कांग्रेस पार्टी 12 सीटें जीती थी। इसके पहले आप 96, 98 कभी भी जाइए आप, कांग्रेस पार्टी के पास इतनी सीटें मिलती नहीं, वो आधी सीटें भी नहीं जीत पाती है, तो बाकी सीटों के बारे में उसके पास कोई कहने के लिए कुछ रहता नहीं। उसके पास हम देखते हैं कि लीडरशिप का क्राइसिस है राज्य में, और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हारे। लेकिन जो 40% उसका वोट है, ये इलेक्शन में दिखा विधानसभा चुनाव में, वो जो 40% वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है। क्योंकि मध्य प्रदेश में यदि आप 40% वोट अभी भी बचा हुआ, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में 58% वोट मिला था जी, और विधानसभा में घट के वो 48% हो गया, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है। तो चलिए, भारतीय जनता पार्टी इस पर कितना चिंतन करती है ये वक्त बताएगा। मैं गौरव का रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले जनता कौन सवाल पूछेगा भाई? हाँ बोलिए। देखिए, मेरा सिर्फ एक ही सवाल है माननीय दुर्गेश जी से, कि इस देश की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। युवा पढ़ाई लिखाई करके, और दिनों दिन मध्य प्रदेश की हालत बताऊं, 3 से 4 शिक्षित युवा आत्महत्या करता है। हम रोजगार की बात करते हैं तो ये हमें हिंदू मुसलमान उलझा देते हैं। ये सरकारी आंकड़ा है देश का कि 18, ये सरकारी आंकड़ा कि हिंदू मुसलमान में उलझा देते हैं। तो लीजिए, पूरी बात सुनते नहीं है आप लोग। सुन रहा हूँ, छोटी छोटी बात रखिए भाई, भाषण थोड़े नहीं, छोटा सवाल रखिए। 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष की उम्र के बच्चों में एक लाइन में सवाल रखिए भाषण में। अरे भाषण, मेरा सवाल एक लाइन में रखिए ना भाई, इतने लोग हैं कैसे? सवाल ये है कि युवा आत्महत्या कर रहा है, उस पर न चर्चा करके हिंदू मुसलमान में क्यों उलझाते हैं? देखिए दुर्गेश, रुकिए, बेरोजगारी पर सवाल है, जवाब दीजिए। बेरोजगारी पर सवाल है। ये बेरोजगारी पर तब
कांग्रेस सवाल करती रहेगी जब तक राहुल गांधी बेरोजगार रहेगा। जब तक राहुल गांधी को रोजगार नहीं मिलेगा तब तक ये बेरोजगारी की बात करते रहेंगे। अरे हमने तो स्टार्टअप के माध्यम से जो युवा जॉब सीकर थे आज उनको जब जॉब गिवर हो गए। अरे ये कह रहे हैं कि ये राहुल गांधी की रोजगारी बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं। अरे ये उसी बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। आज गुलाम नबी आजाद की बात सुन लीजिएगा। उन्होंने कहा था राहुल गांधी जी वो नेता हैं जो 20 साल से एक ही प्रश्न उठाते रह रहे हैं, एक ही प्रश्न पर 20 साल से चल रहे हैं। वो एक लाइन का सवाल रखिए, मैं ज्यादा लोगों के बीच जा पाऊं। नहीं सर, छोटा सवाल इनका जवाब देना चाहूंगा। पहले तो आप इनसे पूछिए कि ये क्या करते हैं खुद, क्या ये बेरोजगार हैं? क्या ये बेरोजगार है? पहली चीज क्या करा है आपने, क्या करा है? आपका क्वालिफिकेशन बताइए। क्वालिफिकेशन पूछिए। मैं यही खड़ा हूँ, क्वालिफिकेशन पूछिए क्या है, क्वालिफिकेशन बताइए। मैं इनका इंटरव्यू थोड़े नहीं लेने आया हूँ, आप सबने सवाल रखिए ना। बात कह रहे हैं, मैं आप लोगों के पास काम नहीं है, बेरोजगारी बहुत है, भोपाल बिल्कुल नहीं है, न्यू मार्केट जैसी मार्केट फेल पड़ी है। मैं आपको एक बात बता दूं, सुनिए, आपको मैं बात कर रहा हूँ अगर योजनाओं की। हम स्टार्टअप इंडिया, आप रुकिए, स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं। क्या 2014 के पहले, सुनिए, 2014 के पहले स्टार्टअप थे इंडिया के अंदर? 2014 के बाद 96,000 स्टार्टअप आए इंडिया में। 96,000। झूठ बोल रहे हैं। इधर से किसका सवाल? भाई साहब, कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है, भटकाने का काम वो कर रहे हैं। दूसरी चीज ये, सिर्फ हम भोपाल शहर की बात करें, भोपाल शहर में आप अगर सीधी बात देखें, 5 विधानसभा इधर और 1 विधानसभा उधर, उत्तर और सवाल एक लाइन में सवाल। देखो सीधी बात, विकास कहाँ है? आप देख लीजिए, पूरा भोपाल जान रहा है कि विकास कहाँ है। बाकी एक मिनट जवाब ले लीजिए, विकास कहाँ है? विकास सुन लीजिए। अगर देखिए राकेश जी, मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताना चाहता हूं बात। राम और रावण की राशि एक तो जनता राम के साथ, कंस और कृष्ण की राशि एक तो जनता कृष्ण के साथ, आलोक और अरुण की राशि एक तो जनता आलोक के साथ। आज माननीय आलोक जी ने जब महापौर रहते हुए जो भोपाल का विकास किया है, आप कहीं पे भी चले जाइए, कहीं सड़कें देख लीजिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए। आज भोपाल मेट्रो आ रही है, भोपाल, ये सब भाजपा की देन है। और ये सिर्फ बेरोजगारी जो बात कर रहे हैं, ये राहुल गांधी को जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक ये बेरोजगारी की बात करते रहेंगे। ईवीएम के मुद्दे पर आऊंगा, लेकिन एक डॉक्टर यहाँ से सवाल है, और सवाल इस नाते है कि बतौर मुस्लिम आप लोग इस बात का जवाब दीजिए कि क्या इस आधार पर चुनाव हो रहा है? आप लोग क्योंकि हर पार्टी आरोप लगा रही है कि हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो हमारे कांग्रेस के यहाँ पर हमारे सम्मानीय नेता हैं, हम उनसे आज हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की जो दुर्दशा हुई है उसकी सबसे बड़ी जवाबदारी कांग्रेस की है। आज हमें शिक्षित होने नहीं दिया कांग्रेस से। 70 साल में मुसलमान ने तन से, मन से, धन से, हर चीज से कांग्रेस के नेताओं को आगे बढ़ाया है। 100% वोट देने के बाद कांग्रेस ने हमें कुछ नहीं दिया सिवाय पंचर की दुकान पे समोसा तलने के अलावा, पकौड़े तलने के अलावा और कोई काम नहीं है। आज हम नरेंद्र मोदी जी को 10 बार सलूट करते हैं, हमारे प्रदेश सरकार को 10 बार सलूट करते हैं। आज मुसलमान IAS IPS में 51 पूरे ऑल ओवर इंडिया से पढ़ के आया है। ये नरेंद्र मोदी जी का चमत्कार है। और आज उनको स्कॉलरशिप भी लगी। और ऐसे घर से लोग आए हैं जिनके घर में 2 जून की रोटी नहीं होती थी, आज उनको स्कॉलरशिप, अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप। ठीक है सर, कौन डरा रहा है भाई? कौन डरा रहा है? कोई नहीं डरा रहा है, कोई ऊपर वाले डरने वाला किसी से नहीं डरता। कोई डरा रहा है आप लोगों को? कोई नहीं डरा रहा। संविधान है देश में, कौन डरा सकता है? चलिए योगेश जी एक जवाब दीजिए। योगेश जी एक जवाब। हाँ, मैं डॉक्टर साहब की बात का जवाब देना चाहूंगा। जवाब। मुझे नहीं मालूम कि आप भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के कौन से पदाधिकारी हैं, लेकिन आम मुसलमान के पास गए हैं, उसके हालात देखे हैं आपने? मैं जानता हूँ, आप मुसलमानों के मुसलमानों की आवाज उठाता हूँ। ये बताइए। और हमारे आलोक भाई के बारे में बताना चाहते हैं। एक बार प्रधानमंत्री जी ने क्रिएट किया है जो यूपी के अंदर अल्पसंख्यक के हालात हो रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि जो भी आवाज उठा रहा है उसकी आवाज को कुचल दिया जाए। आप अल्पसंख्यक भारतीय जनता मोर्चे के यदि पदाधिकारी हैं तो आप भारतीय जनता पार्टी के स्वर पर मत बोलिए, आप आम मुसलमान की बात कीजिए। उनकी भारतीय जनता पार्टी का मैं अधिकारी हूँ, मुझे इससे गर्व है। और आलोक भाई ठीक है, आप अगर इधर से कोई कुछ कहना चाह रहा कीजिए। मैं जानता हूँ, मुझे मालूम है। नंबर 41 में रहते हैं, पार्षद हैं अभी प्रेसिडेंट में। यहाँ पे इतिहास बना है, 40 साल में कभी बीजेपी का पार्षद आया नहीं था, पहली बार उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। कांग्रेस का 60 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है बीजेपी। हम तो ठीक है, मैं एक भी चाहता हूँ, लेकिन एक गौरव, एक लाइन कुछ भोपाल की जनता के लिए, एक लाइन आ रहा। आओ सारे भोपाल वासी, कर ले कोशिश और जरा सी, सत्य का ही देंगे साथ, मिलके करेंगे
मतदान, भोपाल बनेगा अब देश की शान। बोलिए, बोलिए, भोपाल बोलिए। बनेगा अब एक सेकंड, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा। अगर आपको काम देखना है, मैं बोलूंगा भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है। बोल चुके हैं कई बार, आप बोल चुके हैं। अरे आपको 10 सेकंड की बात, 10 सेकंड, बाकी लोग भी बोले सर। 10 सेकंड। महिला राष्ट्रपति, दलित राष्ट्रपति, मुसलमान राष्ट्रपति, ये भारतीय जनता पार्टी ने दी है। सर मेरा सवाल जो है, इनको मंदिर में नहीं जाने दोगे आप, इनको सर कांग्रेस से बोलने दीजिए पीछे। आलोक जी, आलोक जी, सर इनको मेरा मंदिर में कांग्रेस से नहीं सवाल है मंदिर में नहीं जाने कि दोगे। आप आज ईवीएम पे सवाल उठा रहे हो। इससे पहले भी मध्य प्रदेश में चुनाव हुए ईवीएम से ही हुए और आप जीते हैं। और दूसरी बात सर, इन्होंने जो कही भाजपा एसपी के जो लोग, समझ गया योगेश जी। सवाल ये है कि जब आप लोग जीते तब ईवीएम पर सवाल नहीं, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी आईना दिखा दिया कि इतना अविश्वास तो सिस्टम के लिए ठीक नहीं होता है। मैं दावे के साथ कहता हूं, ईवीएम में मेरी पर्सनल स्टडी है, जुडिशियल का क्या हाल है मैं कमेंट्स नहीं करना चाहूंगा, लेकिन बता देता हूं ईवीएम के खिलाफ जनता सड़क पर आएगी, जनता सड़क पर आएगी। कौन जनता सड़क पर है? हम सब आएंगे। कहाँ की जनता सड़क पर है? भारत की जनता आएगी। एक आंदोलन कहाँ से हुआ है? आपने सुप्रीम कोर्ट में, मैं मंच पर जाता हूँ, 142 करोड़ लोग आएंगे। और जो योगेश जी, आपने जुडिशियल को बाधित कर रखा है, आपने जो चुनाव, आप सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। खड़ी हो योगेश जी, आप सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। हाँ मैं बिल्कुल उठा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। करोड़ जनता, 142 करोड़ जनता ईवीएम के खिलाफ, जनता आएगी, सड़क पर आएगी। नहीं नहीं, ये एक बड़ी बात है। सड़क पर ये डरेंगे, डरते हैं। डॉक्टर दुर्गेश जी, योगेश जी ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए वो तो सब पर उठाएंगे। जब आप हारते हो ना तो आप सब पर सवाल उठाते हो। ठीक है। आप हारोगे तो आप संवैधानिक संस्थाओं पे प्रश्न लगाओगे, आप हारते हो तो ईवीएम पर प्रश्न लगाते हो। ये हार से विचलित होने की बात है, ये डर है आपका, ये भय है। अरे आप जनता के बीच में जाओ। दिनेश जी एक छोटा कमेंट, ये ईवीएम पर इस तरीके की टिप्पणी क्या दर्शाती है, खासतौर पर आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसके बाद? 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा सर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुझे नहीं लगता कि इस बारे में अब कोई ज्यादा बहस होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च संस्था है, जहाँ कोई भी चीजें हैं बहस होना चाहिए, लोग अपनी बात रख सकते हैं, तथ्य रख सकते हैं। यदि जो भी तथ्य सुप्रीम कोर्ट के सामने आए, उन्होंने उसको देखा और सारी चीजों को नोट किया, उसके बाद ये फैसला दिया है। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद अब कुछ इशू बचता है इसमें। ठीक है। यश भारती एक टिप्पणी, ये बार बार ईवीएम पर सवाल उठाना मतलब अंगूर खट्टे हो गए, ये तो बात चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये बात पहले ही कहा था। देश में सबसे पहले अगर कोर्ट में कोई गया तो भाजपा का सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जी गए, तो सवाल तो सबसे पहले भाजपा ने उठाया, अविश्वास भाजपा ने पैदा किया, तो सवाल कौन कर रहा है? भाजपा जो करती है वो करते हैं क्या? नहीं बात सुनिए ना। नहीं भाजपा के नेता जो करेंगे वो आप करेंगे। बात नहीं पूरी होने देंगे आप। जब अविश्वास है तो उस अविश्वास पे हमने कहा सही होना चाहिए, आज भी हम उसी बात पे। जब अविश्वास है, दूसरी राकेश जी सवाल उठ रहा था रोजगार पे, ये कहाँ ले गए राशि पे? इनसे पूछिए भोपाल में रोजगार कार्यालय है राकेश जी, इनसे ये तो पूछिए, इससे पहले ये कब दिखे थे भोपाल में? कभी जनता के बीच में जाते नहीं है, जनता की बात करते नहीं है, और आपके मंच पे आकर ये बात करते हैं। जनता समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को सिरे से नकार चुकी है। जनता सिर्फ अगर साथ में है तो वो मोदी जी के साथ। योगेश जी एक रिप्लाई आपका ईवीएम पर, क्योंकि ये मसला बड़ा संवेदनशील है। की बार 400 पार जो माननीय मोदी जी का नारा है, मैं फिर आप लोगों के बीच आ रहा हूँ, लेकिन एक रिप्लाई योगेश जी। पूरा भोपाल माननीय मोदी जी की जय जयकार। ठीक है सर, ठीक है योगेश जी। राकेश जी मेरी एक अंतिम बात, पूरी बात होना चाहिए। विकास की बात ये कहीं पर नहीं है, इनको कहीं कोई मौका नहीं चाहिए। दुर्गेश किसी उसमें नहीं है। सर आपकी बात हो गई, सुन ले 20 सेकंड फिर आपकी बात। 20 सेकंड में पूरा महापौर आलोक शर्मा जी महापौर थे, वो आज प्रत्याशी हैं। ये 350 करोड़ का बीआरटीएस तोड़ दिया है। ये 350 करोड़ रुपए का क्यों खर्चा किया था जिसे आज तोड़ दिया गया? मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात, वो महापौर थे, होशंगाबाद रोड पे साइकिल ट्रैक बनाया, खुद ने उद्घाटन नहीं किया, वो करोड़ों रुपए का खर्चा क्यों किया गया था? यही भोपाल में विकास हो रहा है। ठीक है सर, ठीक है। इसी तरह दुर्गेश जी योगेश जी, विकास के नाम पर न्यू मार्केट के दुकानदारों की हालात पूछ लो। ये मेरी बेटियां खड़ी हुई हैं, इनसे पूछ लो कि इनको रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। पूछो इनको रोजगार के लिए। देखिए रोजगार की, ये जो रोजगार की बात करेंगे, मैंने उस पर अपना जवाब दे दिया था। अब आप आ जाइए बीआरटीएस की बात पर। कितने की 100 की संख्या में एक्सीडेंट हर साल हो रहे थे उस बीआरटीएस से।
और बीआरटीएस को इसीलिए बीआरटीएस को तोड़ना पड़ा। ये कांग्रेस के समय की योजना। आज अगर किसी एक आदमी की भी जान जाती है। चलिए मैं आखिरी के 2-3 मिनट बचे हैं तो एक बार फिर से जनता के बीच जाता हूँ। और चूंकि यहाँ पर महिलाएं मौजूद है, नहीं जो बोल चुका है उसके बाद बिल्कुल भी नहीं। एक आम महिला हूँ और मैंने ये देखा है कि 10 साल से हम अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जब से मोदी सरकार आई है हम महिलाएं स्वाभिमान के साथ और विश्वास के साथ अपना जीवन जी सकते हैं। मैं मोदी जी के साथ हूँ। देखिए, मेरा इन लोगों से पूरा एक क्वेश्चन है कि आप तो अभी यहाँ अलग अलग पार्टियों से खड़े हैं, जीत के जाएंगे और कल को आप पार्टियां बदल देते हैं तो उसमें हमारे वोट और हमारी भावनाओं का क्या हुआ? तो इसलिए ये जवाब दे कि इसका क्या कर सकते हैं आप जनता की आवाज। मेरा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से एक क्वेश्चन है, क्या ये ओबीसी की बात करते हैं, केवल अखिलेश जी के परिवार में ही ओबीसी रहते हैं, देश भर में और कहीं ओबीसी नहीं रहते? मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ जो उनने सबसे ज्यादा अपने जो किसान। ठीक है, इधर से देखिए, मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के राज में व्यापम घोटाला हुआ, नर्सिंग घोटाला हुआ, पटवारी भर्ती हुआ, लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ। उसके जिम्मेदार कौन? भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता। ठीक है, चलिए ये सारे मुद्दे हैं और आने वाले समय में वोटिंग के समय जनता तय करेगी किसके दावों में कितना दम है। लेकिन फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां बजाइए आप लोग अपने लिए। बहुत शानदार तरीके से आप लोगों ने अपनी आवाज रखी। मंच पर मौजूद नेताओं का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कल आप लोगों से मुलाकात होगी इंदौर में होगा इलेक्शन यात्रा का अगला पड़ाव कल शाम 4:55 पर। लेकिन फिलहाल चलते चलते देखिए ग्रीन लैंप, कुछ मेरा कुछ तुम्हारा। देखिए, संविधान से ही देश चलता है और संविधान के आधार पर ही देश चलेगा, क्योंकि जो देश, जिस भारत की हम कल्पना करते हैं, जिस भारत की हम रूप पे चलते हैं, जो संस्कार है हमारे, वो संविधान के आधार पर ही चलेगा, किसी शरिया और अन्य कानून के आधार पर नहीं चलेगा। तो संविधान के आधार पर ही देश चलाने के लिए हम सभी को यही आपसे बोलेंगे। और ये बिल्कुल सत्य है कि ये देश जो है, ये भारत जो है, वो संविधान पर ही चलेगा। संविधान से ही देश चलेगा और संविधान से ही चलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह संविधान को बचाने में लगी हुई है। अनेकों को ईवीएम पे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज जो दिया है, सुप्रीम कोर्ट का सब सम्मान करते हैं। उसका जो भी फैसला है, फैसले का पूरा सम्मान कर रही है कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, अन्य दल भी कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ईवीएम में जनता के मन में अगर शक है तो शक को भी दूर करना चाहिए।